चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के बारे में। देखिए बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन की बात करें जो शरीर के द्रव्य हैं यहाँ पर और परिसंचरण की बात कर रहे हैं उनके, तो पहले चलिए अपन बॉडी फ्लूइड के बारे में बात कर लेते हैं। बॉडी फ्लूइड में दो मेजर बातें आती हैं यहाँ पर, एक तो है ब्लड, दूसरा है लिम्फ। भाई शारीरिक द्रव्य की बात करें तो शारीरिक द्रव्य कौन कौन से हो गए, एक हो गया ब्लड, दूसरा हो गया लिम्फ। तो पहले उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं वो ब्लड या रक्त के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ब्लड या रक्त। अच्छा, ब्लड कितना होता है शरीर में, तो शरीर के भार का 7 से 8% रक्त होता है। शरीर का जो भी भार है उसका 7 से 8% होगा। ब्लड का जो पीएच होता है वो पीएच होता है 7.2 से 7.4 के आसपास। मतलब ये कैसा पीएच है, ये क्षारीय पीएच होता है। कैसा होता है, क्षारीय होता है। तो क्षारीय पीएच मिलता है ब्लड का। अच्छा, ब्लड को हम कूट संयोजी ऊतक भी कहते हैं, कूट या आभासी, इसको हम कूट या आभासी संयोजी ऊतक का नाम देते हैं। अच्छा, कूट या आभासी संयोजी ऊतक इसको क्यों कहा जाता है तो संयोजी ऊतक, लेकिन इसको आभासी संयोजी ऊतक क्यों कहा जाता है, क्योंकि संयोजी ऊतक के कई सारे ऐसे गुण हैं जो कि इसमें देखने को नहीं मिलते, ब्लड में देखने को नहीं मिलते। जैसे कि यहाँ पर इनकी कोशिका में विभाजन नहीं होता, सेल जो होती है, कोशिकाएं जो होती हैं इनमें विभाजन अनुपस्थित है, इनमें विभाजन नहीं होता। जबकि सामान्य अपन जो संयोजी ऊतक की कोशिकाएं पढ़ते हैं, जो आपने ऊतक में पढ़ा होगा, आगे पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे आप कि जो सामान्य संयोजी ऊतक होते हैं उनकी कोशिकाएं तो विभाजित करती हैं, लेकिन यहाँ पर जो है कोशिकाओं में विभाजन नहीं होता। ठीक है, इस कारण से ये आभासी संयोजी ऊतक है। दूसरी बात, यहाँ पर जो है फाइबर्स, जो रेशे होते हैं, तंतु होते हैं, फाइबर्स अनुपस्थित होते हैं। जबकि हम पढ़ते हैं कि जो संयोजी ऊतक होते हैं उसमें कोलेजन तंतु, रेटिकुलर तंतु, इलास्टिक तंतु, इस तरह के तंतु उपस्थित होते हैं, लेकिन यहाँ पर तंतु अनुपस्थित है, इसलिए भी इसको आभासी संयोजी ऊतक कहा जाता है। तीसरी बात, जो संयोजी ऊतक होते हैं उनकी खुद की कोशिकाएं ही उनका मैट्रिक्स बनाती है। भाई मैट्रिक्स मतलब जो कोशिकाओं के चारों तरफ का पदार्थ होता है ना, जैसे ब्लड में कोशिकाओं के चारों तरफ का पदार्थ क्या होगा, प्लाज्मा होगा, उसी को अपन मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर ये सब बातें आप टिश्यू में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है जो इनकी कोशिकाएं होती हैं वो मैट्रिक्स नहीं बनाती, इसका मैट्रिक्स तो लिवर बनाता है, यकृत बनाता है, लसिका अंग बनाते हैं, ये खुद इनकी कोशिकाएं मैट्रिक्स नहीं बनाती। तो ये गुण जो है इसका वो भी संयोजी ऊतक से हटकर है। तो इसमें स्वयं की सेल्स जो होती हैं वो मैट्रिक्स नहीं बनाती, स्वयं की सेल्स मैट्रिक्स नहीं बनाती। तो मैट्रिक्स कौन बनाता है भाई, इनका मैट्रिक्स तो लिवर बनाएगा, इनका मैट्रिक्स तो लिम्फोइड ऑर्गन बनाएंगे, लसिका अंग जिसको कहते हैं। जबकि हम सामान्य संयोजी ऊतक की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं कि उनका तो मैट्रिक्स उनकी खुद की कोशिकाएं ही बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। ठीक है ना, इसलिए इसको आभासी या कूट संयोजी ऊतक का नाम दिया गया है। ठीक है, फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू कह सकते हैं, स्यूडो कनेक्टिव टिश्यू कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अपन एक टर्म अलग से पढ़ना है, पीसीवी। पीसीवी क्या, पैक्ड सेल वॉल्यूम। पीसीवी को अपन कहते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम है। पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या है, रक्त में कुल कोशिकाओं का आयतन। रक्त में टोटल जितनी भी सेल्स होती हैं उनका जो परसेंटेज वॉल्यूम होता है, उनका जो प्रतिशत आयतन होता है, उसको हम कहते हैं पैक्ड सेल वॉल्यूम। दूसरा टर्म यहां पर अपन बात करेंगे एचबी की। एचबी इज हीमेटोक्रिट वैल्यू। हीमेटोक्रिट वैल्यू है, हीमेटोक्रिट वैल्यू क्या है, रक्त में आरबीसी का आयतन। रक्त में जो आरबीसी का आयतन है, खाली आरबीसी का, सारी कोशिकाओं का नहीं, सारी कोशिकाओं का आयतन तो पीसीबी कहलाएगा। सारी कोशिकाओं में क्या आ जाएगा, आरबीसी भी आ जाएगी, डब्ल्यूबीसी भी आ जाएंगे और प्लेटलेट भी आ जाएंगी। यहां पर केवल किसकी बात कर रहे हैं, हीमेटोक्रिट वैल्यू में केवल आरबीसी के आयतन की। और रक्त में जितनी भी कोशिकाएं होती हैं उसमें से 99% 99% आरबीसी हैं। रक्त में जितनी भी कोशिकाएं अपन बात करते हैं उसमें से 99% क्या होती है, आरबीसी होती हैं। तो एक तरीके से अपन ये कह सकते हैं कि पीसीवी ऑलमोस्ट इक्वल टू एचबी, पीसीवी लगभग एचबी के बराबर होता है, ये कह सकते हैं ना। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलिए तो ब्लड के कंपोजिशन की बात करते हैं, इसके संगठन की बात करते हैं। तो देखिए ब्लड में एक तो आपको प्लाज्मा मिलेगा जो इसका 55% पार्ट बनाता है, दूसरा यहाँ पर फॉर्म्ड एलिमेंट मिलेंगे जो इसका 45% पार्ट बनाते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या है, इनकी सेल्स होती है, कार्पोसेल्स होती है। ठीक है, प्लाज्मा की बात करें, प्लाज्मा में 90 से 92% तो क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, और 8 to 10% जो है अन्य पदार्थ मिलेंगे। ठीक है, फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करें तो भाई फॉर्म्ड एलिमेंट में अपन को यहाँ पर आरबीसी मिलेगी, यहाँ पर डब्ल्यूबीसी मिलेगी और यहाँ पर प्लेटलेट्स मिलेंगे। ठीक है, तो इनके बारे में अपन को भी डिटेल पढ़नी है, वो मैं डिटेल आपको बता रहा हूँ। चलिए पहले आते हैं प्लाज्मा पे, फिर आएंगे फॉर्म्ड एलिमेंट पे। तो पहले तो अपन बात कर लेते हैं, चलिए प्लाज्मा के बारे में। तो प्लाज्मा, जैसा कि हमने पढ़ा, प्लाज्मा में 90 से 92% तो वाटर है और 8 से 10% जो है अन्य पदार्थ हैं। ठीक है, अब अन्य पदार्थ में क्या क्या मिलेंगे उसको अपन देखते हैं। तो देखिए अन्य पदार्थ में यहाँ पर आयंस मिलेंगे आपको, भाई आयंस मिलेंगे, पोटेशियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन। ठीक है ना, यहाँ पर सॉल्ट्स, लवण मिलेंगे, भाई NaCl मिलेगा, KCl मिलेगा। ठीक है ना, NaSCO3 मिलेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, इस तरह से सॉल्ट्स मिलेंगे। ठीक है, सॉल्ट्स के बाद यहाँ पर प्रोटीन्स मिलेंगे भाई। ठीक है, प्रोटीन्स मिलेंगे। प्रोटीन्स में कौन कौन से प्रोटीन्स हैं, तो देखिए प्रोटीन्स में एक तो आपको मिलेगा एल्बुमिन जो 4% के आसपास होता है, एल्बुमिन। ठीक है, एल्बुमिन क्या करता है, रक्त के परासरण दाब का नियंत्रण करता है। एल्बुमिन का काम है परासरण दाब का नियंत्रण करना। ठीक है, दूसरा है यहाँ पर ग्लोब्यूलिन। ग्लोब्यूलिन मिलेगा जो कि 2 से 2.5% होता है। ठीक है, मतलब एल्बुमिन के कंपैरिजन में आधा होता है। ठीक है, ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन कई तरह के होते हैं, 3 प्रकार के मेनली पाए जाते हैं। तो ग्लोब्यूलिन में देखिए एक तो अल्फा ग्लोब्यूलिन मिलता है। अल्फा ग्लोब्यूलिन जो होता है वो कॉपर परिवहन में सहायता करता है, कॉपर परिवहन करता है। इसका एग्जांपल है सेरुलोप्लाज्मिन, सेरुलोप्लाज्मिन। दूसरा जो होता है वो बीटा ग्लोब्यूलिन होता है। बीटा ग्लोब्यूलिन जो होता है आयरन परिवहन में सहायता करता है, इसका एग्जांपल है ट्रांसफेरिन। तीसरा जो होता है वो गामा ग्लोब्यूलिन होता है। गामा ग्लोब्यूलिन जो होता है वो प्रतिरक्षी बनवाता है, जो हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र है उसमें जो प्रतिरक्षियां बनती हैं वो प्रतिरक्षियां बेसिकली क्या होती हैं, ग्लोब्यूलिन होती है। कौन सी ग्लोब्यूलिन होती है, वो गामा ग्लोब्यूलिन होती है। ठीक है, तो ग्लोब्यूलिन यहाँ पर मिलेगा 2 से 2.5%। इसके अलावा और कौन से प्रोटीन मिलेंगे, तो भाई इसके अलावा यहाँ पर फाइब्रिनोजन मिल जाएगा, इसके अलावा यहाँ पर प्रोथ्रोम्बिन मिल जाएगा। ये बहुत कम होते हैं लेकिन 0.3% के आसपास है, दो नहीं 0.3%। और ये किसमें हेल्प करते हैं, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन जो होते हैं ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। ब्लड स्कंदन जो होता है, ब्लड क्लॉटिंग जो होती है उसमें हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रोटीन मिलेंगे। प्रोटीन के बाद यहाँ पर पोषक तत्व मिलेंगे। पोषक तत्व जो भी पोषक तत्व जो अवशोषित हुए भाई, अवशोषित क्या हुए, ग्लूकोज होगा,
एमाइनो एसिड होगा, वसा होगा, ठीक है ना, विटामिन होंगे, मिनरल्स होंगे, तो ये सारे ब्लड में होंगे क्योंकि अवशोषित होकर ब्लड में तो गए होंगे, ठीक है। तो पोषक तत्व होंगे, अवशिष्ट पदार्थ होंगे, उत्सर्जी पदार्थ होंगे, उत्सर्जी पदार्थ भी होंगे, उत्सर्जी पदार्थ में भाई यूरिया भी होगा, यूरिक एसिड भी होगा, क्रिएटिनिन भी होगा, ये सब आपने एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा होगा। अगर एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ लिया है तो नहीं तो आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन जितने भी उत्सर्जी पदार्थ हैं सारे ब्लड में ही मिलेंगे। यहाँ पर कुछ जो है सुरक्षात्मक प्रोटीन भी मिलते हैं, सुरक्षात्मक प्रोटीन। सुरक्षात्मक प्रोटीन में भाई कौन सा, एक तो लाइसोजाइम मिलता है, लाइसोजाइम जो एंटीबैक्टीरियल होता है, मतलब एंटीबैक्टीरियल का मतलब बैक्टीरिया जीवाणु को नष्ट करने का काम करेगा। दूसरा यहाँ सुरक्षात्मक प्रोटीन में जो होते हैं प्रोपाइडिन्स होते हैं, प्रोपाइडिन जो होते हैं एंटीटॉक्सिन होते हैं, एंटीटॉक्सिन का मतलब ब्लड में जो भी विषैले पदार्थ आए उनको नष्ट करने का काम करेंगे, ठीक है। सुरक्षात्मक प्रोटीन के अलावा यहाँ पर एंजाइम्स होंगे ब्लड में जो है कुछ हार्मोन्स होंगे ब्लड में, ठीक है, गैसेस होंगी ब्लड में, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर किसमें मिलती हैं, सब प्लाज्मा ब्लड में मिलती है। ब्लड के किस भाग में मिलती हैं, तो ब्लड के प्लाज्मा में मिलती है, ठीक है ना। प्लाज्मा हल्का पीला रंग का एक तरल पदार्थ होता है जिसमें कि बाकी सारी कोशिकाएं या कार्बोसेल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो चलिए ये तो था किसके बारे में, प्लाज्मा के बारे में। अब अपन बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट की, ठीक है। चलिए तो अपन बात करते हैं पहले यहाँ पर आरबीसी की, ठीक है। आरबीसी है जिसको अपन क्या बोलते हैं, एरिथ्रोसाइट, लाल रक्त कणिकाएं। भाई आरबीसी हो गई या लाल रक्त कणिकाएं हो गई या एरिथ्रोसाइट हो गई। तो आरबीसी की जो काउंट है, इनकी जो संख्या है वो संख्या कितनी होती है, तो भाई पुरुषों में, मेल में जो है करीब करीब 5.5 मिलियन होती है ये पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। रक्त के प्रति घन मिलीमीटर में कितनी होती है, 5.5 मिलियन के आसपास होती है मेल में। फीमेल में कितनी होती है, थोड़ी सी कम, 4.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। रक्त के प्रति घन मिलीमीटर में 4.5 मिलियन के आसपास है फीमेल में, ठीक है। न्यूबॉर्न में, नवजात जो होते हैं, नवजात में थोड़ी ज्यादा होती है, 6.8 मिलियन के आसपास होती है, 6.8 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। रक्त के प्रति घन मिलीमीटर में 6.8 मिलियन जो है आरबीसी मिलती है। आरबीसी का जीवन काल अपन देखें भाई, इनका जो जीवन काल होता है वो लगभग 120 दिन का होता है, 120 डेज का होता है। 120 डेज के बाद ये मृत हो जाती हैं और मृत आरबीसी को नष्ट करने का काम, मृत आरबीसी को नष्ट करने का काम स्प्लीन करता है। स्प्लीन या जिसको अपन क्या बोलते हैं, प्लीहा कहते हैं। इसी कारण से स्प्लीन को एक नाम दिया गया है, आरबीसी का कब्रिस्तान। स्प्लीन को क्या कहा जाता है, आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। और आरबीसी का कब्रिस्तान क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि मृत आरबीसी को नष्ट करने का काम करती हैं, ठीक है। अच्छा, आरबीसी जो होती है ये आपको उभयावतल मिलेंगी इस तरह से। कैसी होती हैं, उभयावतल, उभयावतल गोल भी कहते हैं। गोल क्यों, जब अपन ऊपर से देखेंगे सरफेस से, जैसे यहाँ से देखेंगे साइड से, तो ये तो इस तरह से दिखेगी, अवतल दिखेगी, ठीक है ना, उभयावतल। लेकिन ऊपर से देखेंगे सरफेस से तो कैसी दिखेगी, गोल दिखेगी। तो इसलिए यहाँ पर गोल भी लिखा हुआ है इस तरह से, ठीक है। तो उभयावतल गोल। इसका साइज देखें अगर, तो साइज करीब करीब यहाँ पर 7.2 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है। ह्यूमन आरबीसी की बात करें मनुष्य में तो 7.2 होती है, ठीक है। 7.2 माइक्रोन या माइक्रोमीटर जिसको अपन कहते हैं। आरबीसी की जो प्लाज्मा झिल्ली है, इसकी जो प्लाज्मा झिल्ली है उसको हम कहते हैं डोनस मेम्ब्रेन। डोनस मेम्ब्रेन क्या है, आरबीसी की प्लाज्मा झिल्ली जो है वो डोनस मेम्ब्रेन कहलाती है। और आरबीसी का जो अंतःकंकाल होता है, अंतःकंकाल अंदर की तरफ जो अंतःकंकाल होगा, उस अंतःकंकाल के लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्ट्रोमेटिन। अंतःकंकाल क्या कहलाता है, स्ट्रोमेटिन कहलाता है। अच्छा, आरबीसी जो है इनमें केंद्रक अनुपस्थित है, केंद्रक अनुपस्थित होता है। केंद्रक अनुपस्थित होने की वजह से क्या फायदा है कि भाई आरबीसी के अंदर देखो हीमोग्लोबिन होगा, और हीमोग्लोबिन के लिए केंद्रक अगर नहीं है तो ज्यादा से ज्यादा जगह उपलब्ध होगी। मतलब केंद्रक अनुपस्थित होने से हीमोग्लोबिन के लिए अतिरिक्त जगह जो है, हीमोग्लोबिन के लिए अतिरिक्त जगह केंद्रक अनुपस्थित होने से होती है, ठीक है ना, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर जो है कोशिकांग, कोशिकांग अनुपस्थित है। अन्य कोशिकांग भी अनुपस्थित है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ये अनुपस्थित है, ठीक है। अन्य कोशिकांग भी अनुपस्थित है आरबीसी में। अच्छा, अन्य कोशिकांग अनुपस्थित है, माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित है। इससे क्या फायदा हुआ कि ये जो है ये कोशिकाएं अवायवीय शोषण करेंगी। ये कैसे शोषण करेंगी, अवायवीय शोषण करेंगी। अवायवीय शोषण करने का मतलब क्या है कि इनको ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में शोषण करेंगी। मतलब हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन लेकर जाएगा उस ऑक्सीजन का खुद उपयोग नहीं कर पाएंगी, क्योंकि इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, और ऑक्सीजन का उपयोग करने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया में ही होते हैं। तो ये अवायवीय शोषण करने वाली कोशिकाएं होती हैं। इसलिए इनके अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो जितनी ऑक्सीजन लेकर जाएगा पूरी की पूरी ऑक्सीजन ऊतकों तक पहुंचेगी, ये खुद उस ऑक्सीजन का उपयोग नहीं कर पाएंगी, क्योंकि ये कैसा शोषण करती है, ये अवायवीय शोषण करती है, ठीक है। बात समझ में आ गई यहाँ पर। तो कहने का मतलब यह है कि इनमें केंद्रक भी अनुपस्थित है, इनमें दूसरे कोशिकांग भी अनुपस्थित है। इनका जो आकार है वो उभयावतल होता है, ठीक है ना। इनका जो शेप आकृति है वो उभयावतल होगी, गोल होगी, ठीक है। इनका साइज कितना है, 7.2 माइक्रोन के आसपास होता है ह्यूमन में, ठीक है। अच्छा, इनकी संख्या अगर बढ़ जाए, आरबीसी की संख्या सामान्य से बढ़ जाए तो इसको हम कहते हैं पॉलीसाइथीमिया। इनकी संख्या का बढ़ना क्या कहलाता है, पॉलीसाइथीमिया कहलाता है। और ये पॉलीसाइथीमिया जनरली कब होता है, ये पहाड़ी लोगों में होता है। पहाड़ी लोगों में जनरली पॉलीसाइथीमिया देखा गया है, क्योंकि पहाड़ी लोगों में क्या होता है, पहाड़ पर ऑक्सीजन का दाब कम होता है। पहाड़ पर ऑक्सीजन का दाब कम होता है तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ बंधुता भी क्या होगी, कम होगी। लेकिन शरीर को ऑक्सीजन की आवश्यकता तो उतनी ही है, तो उतनी आवश्यकता पूरा करने के लिए क्या होता है, आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है। जैसे कि हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है पहाड़ी लोगों में, और वो ज्यादा हीमोग्लोबिन जो होता है वो कम दाब पर भी पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन को अपने से बांध लेता है, ठीक है। हमारे यहाँ तो कम आरबीसी से भी काम चल जाएगा, मैदानी इलाकों में क्यों चल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का दाब ज्यादा है, तो कम आरबीसी, कम हीमोग्लोबिन भी हमारी शरीर की ऑक्सीजन की आपूर्ति कर देंगी। लेकिन जब हम पहाड़ पे जाएंगे, कुछ दिनों तक पहाड़ पे रहने लगेंगे, तो क्या होगा, वहाँ पर आंशिक दाब कम है, ऑक्सीजन का दाब कम है, तो हमारे शरीर को ऑक्सीजन तो कम होने लगेगी। तो क्या करें, तो उसको बढ़ाने के लिए क्या होगा, हमारे शरीर में अनुकूलन होगा। क्या अनुकूलन होगा, एडाप्टेशन होगा। क्या एडाप्टेशन होगा कि आरबीसी की संख्या बढ़ेगी, जैसे हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, वो बढ़ा हुआ हीमोग्लोबिन अब कम दाब पर भी उतनी ऑक्सीजन को अपने से बांध लेगा जितनी ऑक्सीजन की हमारे शरीर को आवश्यकता है, ठीक है। तो वहाँ पर पहाड़ी लोगों में जो है पॉलीसाइथीमिया देखा गया, आरबीसी की संख्या ज्यादा देखी गई है। और हम भी जाकर काफी लंबे समय तक अगर पहाड़ी इलाकों में रहने लगे तो हमारे साथ भी वही कंडीशन होती है कि पॉलीसाइथीमिया हो जाता है, संख्या कम हो जाए आरबीसी की, तो इरिथ्रोपीनिया होता है। और इस इरिथ्रोपीनिया की वजह से एनीमिया हो सकता है, इस इरिथ्रोपीनिया की वजह से एनीमिया हो सकता है भाई, ठीक है ना। तो एनीमिया जो होता है, देखो, जैसे कि विटामिन B12 की कमी हो जाए, एनीमिया भी कई तरह का होता है, जैसे कि विटामिन B12 की कमी हो जाए, विटामिन B12 की कमी, तो विटामिन B12 की कमी हो जाएगी तो आरबीसी जो होती है वो साकार में बड़ी रह जाती है।
ठीक है ना। एक्चुअली होता क्या है, जब आरबीसी बन रही होती है, उनका परिपक्वन हो रहा होता है, तो आरबीसी आकार में छोटी होती रहती है, लेकिन आरबीसी अगर अपरिपक्व ही रह जाए तो आरबीसी का आकार बड़ा ही रह जाता है। इसलिए अपन कहते हैं इसको मैक्रोसाइटिक एनीमिया। मैक्रोसाइटिक एनीमिया, मैक्रोसाइटिक एनीमिया क्यों कहते हैं? पर्नीशियस एनीमिया भी है, मैक्रोसाइटिक या पर्नीशियस एनीमिया कहते हैं इसको। भाई मैक्रोसाइटिक एनीमिया क्यों कहते हैं? क्योंकि आरबीसी का आकार बड़ा रह जाता है और अपरिपक्व आरबीसी बड़ी होती है आकार में, ठीक है। तो वो परिपक्व नहीं हो पाती क्योंकि विटामिन B12 की जरूरत पड़ती है आरबीसी के परिपक्वन के लिए, ठीक है। दूसरी बात, आयरन की कमी हो जाए भाई, आयरन की कमी हो जाए तो हीमोग्लोबिन कम बनेगा, हीमोग्लोबिन कम बनेगा तो आरबीसी का साइज जो है सामान्य से भी छोटा हो जाएगा। तो इस एनीमिया को क्या कहेंगे? माइक्रोसाइटिक एनीमिया, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, ठीक है। और अगर रक्त की हानि हो जाए, जैसे एक्सीडेंट वगैरह में अगर रक्त की हानि हो जाए तब भी तो एनीमिया हो जाएगा, लेकिन उसमें आरबीसी के आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, वो तो केवल आरबीसी की संख्या कम हुई है। आरबीसी जो है वो तो नॉर्मली है, तो उसके कारण अपन क्या बोलेंगे? उसको नॉर्मोसाइटिक एनीमिया, नॉर्मोसाइटिक एनीमिया कहते हैं, ठीक है। तो आरबीसी की संख्या कम होने से जो है सीधी सी बात है कि क्या हो सकता है? एनीमिया हो सकता है, ठीक है। क्लियर? अच्छा, अब आरबीसी में हमने बात करा कि हीमोग्लोबिन होता है। भाई आरबीसी के अंदर क्या है? आरबीसी के अंदर हम कह रहे हैं कि हीमोग्लोबिन होगा, और हीमोग्लोबिन दो भाग से मिलकर बनता है। हीम जो कि 5% भाग बनाता है, प्लस ग्लोबिन जो कि इसका 95% बनाता है, ठीक है। हीम में आयरन होता है Fe2+ के फॉर्म में, फेरस के फॉर्म में, और दूसरा ग्लोबिन होता है। ग्लोबिन क्या है? इसका प्रोटीन भाग है। ग्लोबिन प्रोटीन भाग होता है जिसमें अगर HbA की बात करें हम, HbA मतलब एडल्ट का हीमोग्लोबिन, तो ग्लोबिन में 2 अल्फा प्लस 2 बीटा चेन्स होती है, पेप्टाइड चेन होती है। हीमोग्लोबिन HbA मतलब एडल्ट हीमोग्लोबिन में जो ग्लोबिन भाग होता है इसका, जो कि प्रोटीन भाग होता है, वो 4 पेप्टाइड श्रृंखलाओं से मिलकर बनता है। 4 पेप्टाइड श्रृंखलाएं कौन सी? 2 अल्फा और 2 बीटा। HbF की बात करें, फीटस हीमोग्लोबिन, जो भ्रूण अवस्था में हीमोग्लोबिन होता है, वो वयस्क के हीमोग्लोबिन से अलग होता है। उसमें ग्लोबिन भाग में, हीम भाग में तो वही आयरन होगा, ग्लोबिन भाग में 2 अल्फा प्लस 2 गामा श्रृंखलाएं मिलती है, ठीक है। भ्रूणी हीमोग्लोबिन, फीटल हीमोग्लोबिन की बात करें तो 2 अल्फा और 2 गामा मिलेंगी वहां पर, ठीक है। चलिए, तो अब हम क्या पढ़ते हैं कि जो आरबीसी बनती है वो आरबीसी कहां पर बनती है? तो आरबीसी का जो उत्पादन होता है, जो निर्माण होता है, वो अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। तो हमारी आरबीसी जो बनती है वो कहां बनती है? रेड बोन मैरो में बनती है, लाल अस्थि मज्जा में बनती है। लाल अस्थि मज्जा क्या होती है? मज्जा क्या होती है भाई? जो हमारी अस्थियां होगी, जैसे लंबी अस्थियां होगी, जैसे ह्यूमरस हो गई, रेडियस हो गई, हो गई, ये सारी लंबी अस्थियों के बीच में जो होता है अस्थि मज्जा, एक ऊतक होता है, उसमें लाल अस्थि मज्जा जो होता है, वो लाल अस्थि मज्जा जो है आरबीसी बनाता है। एक्चुअली लाल अस्थि मज्जा जो है वो माइलॉइड टिश्यू बनाएगा, एक ऊतक बनाएगा जिसको माइलॉइड ऊतक कहते हैं। माइलॉइड टिश्यू जो है वो कोशिकाएं बनाते हैं जिनको माइलोब्लास्ट सेल्स कहते हैं। माइलोब्लास्ट सेल्स से जो है वो प्री एरिथ्रोब्लास्ट बनती है, प्री एरिथ्रोब्लास्ट सेल्स होती है, कोशिकाएं होती हैं ये भी, और ये जो प्री एरिथ्रोब्लास्ट होती हैं ये एरिथ्रोब्लास्ट बना देती हैं। ये क्या बना देती हैं? एरिथ्रोब्लास्ट। अब ये जो एरिथ्रोब्लास्ट होती है, इस एरिथ्रोब्लास्ट में केंद्रक अभी उपस्थित होता है, कोशिकांग, अन्य कोशिकांग जो हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह ये भी उपस्थित होते हैं, हीमोग्लोबिन ये अनुपस्थित होता है, और आकार जो होता है इनका वो आकार अधिक होता है। जो सामान्य आरबीसी है उनसे आकार डबल होता है लगभग इसका। एरिथ्रोब्लास्ट से बन जाती हैं रेटिकुलर सेल्स, रेटिकुलोसाइट्स। रेटिकुलोसाइट में केंद्रक जो होता है वो अनुपस्थित हो जाता है, गायब हो जाता है। अन्य कोशिकांग भी, जो अन्य कोशिकांग है वो भी अनुपस्थित होते हैं। हीमोग्लोबिन यहाँ पर उपस्थित होता है, लेकिन आकार अभी भी इसका जो है सामान्य आरबीसी से क्या होता है? वो दुगना होता है, डबल होता है। ये जो होती है इसको हम कहते हैं अपरिपक्व आरबीसी, ठीक है, रेटिकुलोसाइट को। फिर इसके बाद बनती है एरिथ्रोसाइट, इससे एरिथ्रोसाइट बनती है। एरिथ्रोसाइट क्या है? परिपक्व आरबीसी, और इनके परिपक्वन के लिए जरूरत पड़ती है विटामिन B12 की और फॉलिक एसिड की। विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की जरूरत पड़ती है परिपक्वन के लिए। तो जो एरिथ्रोसाइट्स होती हैं, इस एरिथ्रोसाइट में केंद्रक अगेन अनुपस्थित है, कोशिकांग अनुपस्थित है, हीमोग्लोबिन भाई उपस्थित होगा, परिपक्व आरबीसी है। साइज जो होगा, आकार जो होगा, वो साइज जो होगा वो सामान्य होगा, मतलब छोटा होगा, इनसे आधा हो जाएगा, ठीक है। तो ये परिपक्वन के दौरान की कहानी है। अच्छा, यहाँ पर जो अपने आरबीसी पढ़ी थी कि उभयावतल होती है, गोल होती है, उसका अपवाद मिलता है। सारे मैमल्स में लगभग उभयावतल और गोल ही होती है, लेकिन इसका अपवाद भी देखने को मिलता है। वो अपवाद है कैमल और लामा। शायद आपने सुना होगा, मैं यहाँ पर अलग से लिख रहा हूँ, कैमल, ऊंट एंड लामा। सुना है ना ऊंट और लामा के बारे में? ये जो कैमल और लामा होती है ना, इनकी आरबीसी अपवाद है। आप मैमल्स में स्तनधारियों में क्या अपवाद है कि इनकी आरबीसी एक तो उभय उत्तल होती है, उभयावतल ना होकर उभय उत्तल होती है, और गोल ना होकर अंडाकार होती है। तो इसमें ये अपवाद हमको कैमल और लामा में देखने को मिलता है। तो ये भी कई बार पूछा हुआ है, एक दो बार को पूछा हुआ है इस पे क्वेश्चन, इसलिए अलग से बताया, ठीक है। तो अच्छा, आरबीसी टूटने के बाद होता क्या है? जब आरबीसी मृत हो जाती है और आरबीसी जब डेड हो जाती है, उसके बाद आरबीसी के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। उन टुकड़ों को हीमोकोनिया कहते हैं। ठीक है, अलग से शब्द बता रहा हूं मैं आपको, ऐसे ही याद रखिएगा इनको। हीमोकोनिया क्या है तो आपको पता होना चाहिए। हीमोकोनिया आरबीसी के टुकड़े जो हैं, उन आरबीसी के टुकड़ों को हम क्या कहते हैं? उनको हम हीमोकोनिया कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये तो बात थी आरबीसी के बारे में। आरबीसी के बाद हम बात करते हैं यहाँ पर डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। अच्छा, यहाँ पर डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट में पहले तो मैं आपको टीएलसी बताने वाला हूँ, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का मतलब ल्यूकोसाइट की कुल संख्या कितनी होती है? तो ल्यूकोसाइट की कुल संख्या 6000 से 8000 मात्र। रक्त के प्रति घन मिलीमीटर में 6000 से 8000 होती है। हाँ, लेकिन इनकी संख्या बढ़ सकती है जब शरीर में किसी भी प्रकार का संक्रमण होता है। डब्ल्यूबीसी की संख्या का बढ़ना, इसको हम कहते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। और ये ल्यूकोसाइटोसिस कब होती है? जब शरीर में किसी भी प्रकार का संक्रमण होता है, शरीर में जब कोई एलर्जी होती है, ठीक है, तो उस समय क्या होता है? डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि उस समय डब्ल्यूबीसी विभाजित होकर और उस प्रतिजन से लड़ने का काम करती है। इनका काम क्या होता है? किसी भी जो फॉरेन पार्टिकल है, विदेशी कण है, प्रतिजन है, बाहरी कण है, उनसे लड़ने का, तो उसके लिए विभाजित होती हैं और विभाजित होकर संख्या में वृद्धि कर लेती हैं, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी की संख्या का बढ़ना। अच्छा, डब्ल्यूबीसी संख्या जो है बढ़े, लेकिन असामान्य रूप से बढ़ जाए, मतलब रक्त में 1 लाख से 1 लाख से ज्यादा हो जाए रक्त के प्रति घन मिलीमीटर में, तो इसको हम क्या कहेंगे? ये होता है ल्यूकेमिया, जिसको ब्लड कैंसर कहते हैं ना, वो ये होता है ल्यूकेमिया। जब असामान्य रूप से बढ़ने लगती है और फिर कम नहीं होती है। यहाँ पर तो संक्रमण और एलर्जी के दौरान बढ़ेगी, बाद में कम हो जाएगी। जैसे संक्रमण एलर्जी खत्म हो जाएगी, असामान्य रूप से बढ़ जाती है और रक्त के प्रति घन मिलीमीटर में 1 लाख से भी ज्यादा हो जाती है, उसको हम ल्यूकेमिया या ब्लड कैंसर कहते हैं। अच्छा, डब्ल्यूबीसी की संख्या कम हो जाए, डब्ल्यूबीसी की संख्या कम हो जाए, अगर इसकी संख्या कम हो जाए तो हम इसको कहते हैं ल्यूकोपीनिया।
ल्यूकोपीनिया या इसको ल्यूकोसाइटोपीनिया भी कहते हैं। और WBC की संख्या जनरली कम होती है एड्स में और दूसरा टाइफॉइड में। एड्स और टाइफॉइड के दौरान क्या होता है, WBC की संख्या कम हो सकती है। अच्छा, WBC का एक गुण होता है, क्या गुण होता है कि वो संक्रमण की जगह पर ब्लड वेसल से निकल के, ब्लड कैपिलरी से निकल के बाहर आ जाती है। बाहर कहाँ, ऊतक द्रव्य में, ऊतकों के मध्य। उस गुण को हम कहते हैं डायापेडेसिस। डायापेडेसिस WBC का सिकुड़कर ब्लड कैपिलरी या केशिकाओं से बाहर आना। कैपिलरी को क्या बोलते हैं, केशिकाओं से बाहर आना। तो संक्रमण के दौरान होता है, जनरली किसी भाग में संक्रमण होता है तो संक्रमण करने वाला जो रोगजनक है वो रक्त से बाहर भी तो हो सकता है, तो इनको उससे लड़ने के लिए रक्त से बाहर आना पड़ता है। रक्त से बाहर मतलब ऊतकों के मध्य आना पड़ता है, ऊतक द्रव्य में आना पड़ता है। तो ये सिकुड़कर जो है वो बाहर निकल जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, डायापेडेसिस कहते हैं। क्योंकि वैसे भी इनका जो आकार होता है ये अनियमित आकार की होती है। इनका आकार कैसा होता है, अनियमित आकार, अमीबा के समान अनियमित आकार की होती है। इनमें केंद्रक उपस्थित होता है, केंद्रक उपस्थित होता है। कोशिकांग, जो अन्य कोशिकांग की बात करते हैं वो अन्य कोशिकांग भी उपस्थित होते हैं। अब बात करते हैं WBC के प्रकार की। भाई देखिए, तो WBC एक तो होती है कणिका रहित, जिसको हम कहते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट। सेकंड होती है कणिका में, जिसको हम कहते हैं ग्रेन्युलोसाइट। जिनके कणिका में और कणिका रहित में क्या है, जिनके साइटोप्लाज्म, जैसे साइटोप्लाज्म होता है ना, जिनमें कणिकाएं होंगी, प्रोटीन के ऐसे ग्रेन्यूल्स होंगे, वो ग्रेन्युलोसाइट हैं। जिनमें नहीं होंगे वो ए ग्रेन्युलोसाइट है। ए ग्रेन्युलोसाइट में क्या क्या जाएंगी भाई, लिम्फोसाइट, यहां पर लिख देता हूं, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट और मोनोसाइट दोनों किसमें आती हैं, कणिका रहित में। ठीक है, यहां पर आ जाएगी इओसिनोफिल, या जिसको एसिडोफिल कहते हैं, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल। ये तीनों किसमें आ जाएंगी, ये तीनों आ जाएंगी ग्रेन्युलोसाइट में। ठीक है, चलिए इनमें कुछ डिफरेंसेस पढ़ते हैं। सबसे पहले तो अपन पढ़ते हैं डीएलसी। डिफरेंसेस में पहला पॉइंट जो अपन पढ़ रहे हैं वो है डीएलसी। डीएलसी का मतलब है डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। डीएलसी का मतलब क्या है, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। भाई टोटल ल्यूकोसाइट काउंट तो पता है 6 से 8000 है। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट मतलब उसमें कौन कितना प्रतिशत है, इसमें उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो लिम्फोसाइट 20 से 25% होती है, मोनोसाइट 6 से 8% होती है, इओसिनोफिल 2 से 3% होती है, बेसोफिल 0.5 से 1% होती है, सबसे कम है, मिनिमम यही है, और 60 से 65% जो मैक्सिमम होती है वो न्यूट्रोफिल्स है। तो ये डीएलसी है, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। मतलब जो 6 से 8000 है उसमें किसका कितना प्रतिशत है, वो डीएलसी कहलाता है, डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। ठीक है, दूसरी बात करें अपन यहाँ पर न्यूक्लियस की। इनका जो न्यूक्लियस होगा या केंद्रक होगा, तो भाई लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस जो होता है वो तो गोल होता है, गोल या अंडाकार। मोनोसाइट का जो न्यूक्लियस होगा वो बीन शेप होगा, सेम के बीज के समान या किडनी के समान जिसको कहते हैं। ठीक है, इओसिनोफिल का जो होगा उसमें 2 लोब होंगे, 2 पालियां होंगी। बेसोफिल का जो होगा उसमें 3 लोब होंगे, और न्यूट्रोफिल का जो होगा वो बहुपालित होगा, मल्टी लोब जिसको कहते हैं, मल्टी लोब या बहुपालित कहेंगे। बहुत सारे लोब्स होंगे यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे लिम्फोसाइट की बात करें तो भाई लिम्फोसाइट का जो केंद्रक होगा वैसा गोल होगा या अंडाकार हो सकता है। ठीक है, मोनोसाइट की बात करें तो मोनोसाइट का जो न्यूक्लियस होगा वो इस तरह से हो सकता है, सेम के बीज के समान, किडनी के समान। इओसिनोफिल की बात करें तो इसको डबल शेप भी कहते हैं, इसके न्यूक्लियस को ऐसे 2 पालियां होंगी, इसमें एक हो गई और ये दूसरी हो गई, बाइलोब होगा, डबल शेप कहते हैं। ठीक है ना, इसको एस शेप भी कहते हैं, 3 लोग होंगे इसमें। इस तरीके से एस शेप का होगा। ठीक है, और न्यूट्रोफिल तो बहुपालित है, बहुत सारे लोग होंगे इसके केंद्रक में, इस तरह से बहुपालित होगा। ठीक है, तो इनके कार्य की बात करते हैं। भाई लिम्फोसाइट का कार्य क्या है, देखो लिम्फोसाइट का जो डिटेल में फंक्शन है वो अपन पढ़ते हैं कहां पर, जब मानव स्वास्थ्य एवं रोग पढ़ते हैं, 12th क्लास का जो चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, वहां पर पढ़ते हैं। यहां पर केवल बस मैं एक आइडिया दे रहा हूं कि लिम्फोसाइट जो होती है, एक तो होती है बी लिम्फोसाइट, 2 तरह की होती है बी और टी। बी लिम्फोसाइट ये लसीकाणु भी कहते हैं इनको, लिम्फोसाइट को। बी लिम्फोसाइट जो होती है वो प्रतिरक्षी बनाती है, प्रतिरक्षी निर्माण, प्रतिरक्षी बनाने का काम किसका होता है, बी लिम्फोसाइट का। और दूसरी होती है यहाँ पर टी लसीकाणु या टी लिम्फोसाइट। और जो टी लिम्फोसाइट होती हैं, ये टी लिम्फोसाइट कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा बनाती है, कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा में सहायता करती हैं। मतलब यहाँ पर तो क्या होता है, बी लिम्फोसाइट प्रतिरक्षी बनाएंगे और वो प्रतिरक्षी जो है वो प्रतिजन को मारेगा, और टी लिम्फोसाइट सीधे ही प्रतिजन को मार लेती है, तो कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा कहते हैं उसको। ठीक है, इसकी डिटेल जो है वो आपको यहाँ पर नहीं है, वो डिटेल 12th के चैप्टर में ही ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में, तो वहां पर पढ़ोगे। मोनोसाइट की बात करते हैं। चलिए बात करते हैं मोनोसाइट के बारे में। तो मोनोसाइट क्या होती है भाई, मोनोसाइट फैगोसाइटिक होती है। फैगोसाइटिक मतलब भक्षकाणु होती है। भक्षकाणु मतलब कि ये कोई भी प्रतिजन को खा जाएगी, उसको उसका पाचन कर देगी। बात करते हैं एसिडोफिल की, इओसिनोफिल या एसिडोफिल की, तो एलर्जी के दौरान बढ़ती है, एलर्जी के दौरान इनकी संख्या बढ़ती है। या कोई भी पैरासिटिक इन्फेक्शन जो होता है, पैरासिटिक इन्फेक्शन, पैरासिटिक संक्रमण, पैरासिटिक संक्रमण जैसे टीनिया सोडियम से टीनियासिस हो गया, एस्केरिस से एस्केरियासिस हो गया, इन इस तरह के पैरासिटिक संक्रमण में भी ये क्या होती है, ये बढ़ जाती है। बेसोफिल की बात करें तो बेसोफिल स्त्राव करती है हिस्टामिन का। हिस्टामिन क्या है, वाहिनी प्रसारक है, वाहिनी प्रसारक पदार्थ है जो वाहिनियों में प्रसार करता है हिस्टामिन, तो हिस्टामिन को सीक्रेट करने का काम करती है। और साथ ही साथ ये शोधकर्ता भी है। शोधकर्ता मतलब शोध कौन सी वाली, शोध रिसर्च वाली, इन्फ्लेमेशन, प्रदाह, जो शोध या प्रदाह जिसमें कहते हैं, जिसमें सूजन आ जाती है किसी भाग में, वो भी हिस्टामिन की वजह से ही होती है। ठीक है, दूसरी बात इससे निकलता है हेपेरिन। आपको पता होगा हेपेरिन क्या है, प्रतिस्कंदक होता है, प्रतिस्कंदक होता है, ब्लड की क्लॉटिंग को क्या करता है, रोकने का काम करता है हेपेरिन। तो हेपेरिन भी यहाँ पर सीक्रेट होगा किससे, बेसोफिल से। और सेरोटोनिन, सेरोटोनिन भी यहाँ से सीक्रेट होता है। सेरोटोनिन क्या है, वाहिनी संकोचक है। ठीक है, रक्त वाहिनियों में संकोचन करने का काम करता है, तो इससे वाहिनी प्रसारक भी निकल रहा है, वाहिनी संकोचक भी निकल रहा है, प्रतिस्कंदक भी निकल रहा है। प्रतिस्कंदक मतलब जो रक्त ब्लड वेसल में ब्लड की क्लॉटिंग को रोकता है। ठीक है, न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल अगेन फैगोसाइटिक के भक्षकाणु है, सबसे ज्यादा मिलती है, ये भी भक्षकाणु है। ठीक है, ये आकार में छोटी होती है इसलिए इनको माइक्रोपोलिसमेन कहते हैं, और ये आकार में बड़ी होती है, ये वाली जो फैगोसाइटिक है, इसलिए इनको मैक्रोपोलिसमेन कहते हैं। बड़े पुलिस वाले हैं ये मैक्रोपोलिसमेन। ठीक है, दोनों ही भक्षकाणु। भक्षकाणु का काम मतलब प्रतिजन को खा जाना, उसका पाचन कर देना। ठीक है,
तो यहाँ पर, और ये जो है आकार में सबसे बड़ी है, आकार इनका बहुत बड़ा होता है, लगभग 20 माइक्रोन तक का आकार हो सकता है इनका। डब्ल्यूबीसी, कोई भी डब्ल्यूबीसी की बात करें, ठीक है, आकार जो होता है ये अप टू 20 माइक्रोन मतलब आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट में सबसे बड़ी जो होती है वो सबसे बड़ी कौन सी होती है? सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी ही होती है। ठीक है, क्लियर बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलिए तो आगे चलते हैं तीसरी कोशिकाओं पर, प्लेटलेट्स। भाई प्लेटलेट्स जो होती हैं इनकी संख्या 1.5 से 3.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। एक्चुअली ये जो होती हैं ये उभय उत्तल होती हैं, इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है लेकिन अन्य कोशिकांग उपस्थित होते हैं। ठीक है, बेसिकली ये जो प्लेटलेट्स होती हैं वो सेल नहीं होती, कोशिकाएं नहीं होती, ये एक्चुअली कोशिकाओं के टुकड़े होते हैं। कौन सी कोशिकाओं के? मेगा कैरियोसाइट, जो कि बोन मैरो बनाती हैं। बोन मैरो, आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट तीनों ही बोन मैरो बना रही हैं। एक्चुअली होता क्या है, बोन मैरो तो मेगा कैरियोसाइट बनाती है और वो मेगा कैरियोसाइट के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उन टुकड़ों को हम क्या बोल देते हैं? वो टुकड़े हैं प्लेटलेट्स, जो कुछ इस तरह से हो सकते हैं, इस तरीके से कुछ भी छोटे छोटे टुकड़े हैं इस तरीके से। ठीक है, तो उनको हम क्या बोल देते हैं? प्लेटलेट्स कहते हैं। प्लेटलेट्स जो होती हैं इनका कार्य अगर अपन देखें तो कार्य क्या है? एक तो प्लेटलेट प्लग बनाना। भाई एक तो ये प्लेटलेट प्लग बनाती है। प्लेटलेट प्लग क्या होता है? जैसे हमारी जब रक्तवाहिनियां, जैसे ये रक्तवाहिनी है, इनमें थोड़ी बहुत क्षति हो जाती है, थोड़ा बहुत डैमेज हो जाती है ये, तो क्या होती है? प्लेटलेट वहां पर आके इकट्ठी हो जाती है, प्लेटलेट उस जगह पर आके इकट्ठी हो जाती है, रक्त को बाहर निकलने से रोकती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? प्लेटलेट प्लग। तो ये प्लेटलेट प्लग बनाती है। दूसरी बात ये सेरोटोनिन बनाती है, सेरोटोनिन जो डब्ल्यूबीसी से भी बनता है, यहाँ से भी बनता है, वाहिनी संकोचक होता है। और तीसरी बात ये स्कंदन कारक, रक्त स्कंदन में भी सहायता करती है, ये एक स्कंदन कारक बनाती है जिसको हम कहते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। स्कंदन कारक थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाने का काम करती है। ठीक है, और अगर इनकी संख्या कम हो जाए, प्लेटलेट की संख्या क्या हो जाए? कम हो जाए, जिसको हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। हालांकि संख्या बढ़ने से कोई ज्यादा नुकसान नहीं है, संख्या कम होने से जो होती है उसको हम थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कहते हैं। और अगर ये इनका जो क्रिटिकल काउंट है, क्रिटिकल काउंट मतलब जिस उससे कम होने के बाद ये 40,000 है रक्त के प्रति घन मिलीमीटर में, 1.5 से 3.5 लाख तो होनी चाहिए, लेकिन अगर 40,000 से भी कम होने लगे तो वो क्रिटिकल कंडीशन होती है। उस कंडीशन में प्लेटलेट उस पेशेंट को चढ़ानी पड़ती है। ठीक है, और अगर इनकी संख्या इससे भी कम हो जाए तो रक्त स्कंदन नहीं हो पाता और एक विकार हो जाता है जिसको अपन कहते हैं ब्लीडिंग डिसऑर्डर, परप्यूरा। उस विकार को क्या बोलते हैं? परप्यूरा। और परप्यूरा क्या होती है? ब्लीडिंग डिसऑर्डर होती है। ब्लीडिंग डिसऑर्डर का मतलब जिसमें रक्त की क्लॉटिंग, ब्लड की क्लॉटिंग, रक्त का स्कंदन नहीं होता, और अगर वो प्लेटलेट के कम होने से ऐसा विकार होता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? उस कंडीशन को हम कहते हैं परप्यूरा। ठीक है, तो ये था, ये अभी तक हमने पढ़ा ब्लड के बारे में।